नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारा शिक्षण कौशल का पाठ जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो वन लाइनर का शिक्षण कौशल का पाठ होता है उसको मैं करा रहा था आप लोगों के लिए। तो अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर जो सुपर टेट होता है, अगर उसकी आप तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। जो यूथ कंपटीशन होता है उसमें शिक्षण कौशल का वन लाइनर का जो पाठ दिया गया होता है उसको मैं आप लोगों के लिए करा रहा था। आज का है, देखिए, शिक्षण कौशल के विषय के अंतर्गत देखिए शिक्षण की विधियां कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के इतने पाठ को मैं करा चुका था। और अगला हमारा टॉपिक सामयिक शिक्षा के 2 पाठ मैंने बना चुका था। आज हमारा पाठ नंबर 3 होगा इस वीडियो में। इसके बाद एक और सामयिक शिक्षा का पाठ आएगा, उसके बाद सामयिक शिक्षा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ बता दें आप लोगों को, इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाइएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और भी वहाँ पर कई नोट्स पड़े हुए हैं तो आप उन नोट्स को जरूर ले लें। आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं उसमें आपको सहायता मिलेगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर। और पहला पॉइंट है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों से और परिस्थिति से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। और यह कथन किसका है? तो स्किनर महोदय का है। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। परामर्श का अभिप्राय है कि 2 व्यक्तियों या संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन किसका है? तो कार्ल रोजर्स का है। और कार्ल रोजर्स ने कहा था कि परामर्श का अभिप्राय है कि 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है उसी को परामर्श कहा जाता है, कार्ल रोजर्स के अनुसार। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट है कि परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, वह वार्तालाप के माध्यम से जो है सहायता दिया जाता है। परामर्श दरअसल होता क्या है कि जब आप किसी बच्चे को या क्लास में बच्चों को परामर्श देते हैं तो आप एक सामूहिक और व्यक्तिगत भी परामर्श दे सकते हैं। उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सिर्फ आप परामर्श देते हैं। निर्देशन का, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परामर्श का मतलब ये नहीं कि बच्चे उसका पालन ही करें, लेकिन निर्देशन जो होता है उसका पालन करना पड़ता है बच्चों को। अगले पॉइंट पर चलते हैं। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो वह हेविट ने, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें दुर्लभ गुणों वाला बच्चा इन्होंने बताया है। अगला पॉइंट चलते हैं। और परामर्श से संबंधित जिले की विशेष समिति का नेतृत्व करता है। तो जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है ना, वही परामर्श से संबंधित जो नेतृत्व करने का कार्य करता है, परामर्श देने का कार्य करता है जिले के स्तर पर, सबसे ऊंचा की बात किया जाए तो। अगला पॉइंट, विद्यालय में हाँस व अवरोध की समस्या को रोकने में प्रयुक्त रूप में सहायक होता है तो निर्देशन और परामर्श। अगर विद्यालय की हाँस और अवरोध की जो समस्याएं होती है उसको रोकने का एक ही माध्यम है, निर्देशन या परामर्श दीजिए। निर्देशन का मतलब उसको पालन करना है और परामर्श सिर्फ आपको उसके प्रति जागरूक किया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है कि बच्चा क्या करने योग्य और क्या न करने योग्य होता है। निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से ही बताया जाता है। बस फर्क इतना है कि निर्देशन का पालन करना पड़ता है आपको, परामर्श सिर्फ आपको ज्ञान उसके बारे में दिया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। और पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर जो होता है वो 90 से 100 डेसिबल के बीच में होता है, या आप 70 से 80 भी कह सकते हैं। ये इनको कम सुनाई देता है तो इनको ज़्यादा लाउड स्पीकर की आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है इन बच्चों को। अगला पॉइंट है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में इनको बांटा जाता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला पॉइंट है
टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। और इसको टीएटी परीक्षण का उत्पन्न किसने किया था, तो मरे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण इसको हिंदी में टीएटी को कहा जाता है। अगला पॉइंट, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, तो भाषा एवं वाणी की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, श्रवण प्रत्यक्षकरण की समस्याएं, ये सब आदि समस्याएं इनको देखने को मिलती है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के अंतर्गत ये समस्याएं देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है हमारा कि अस्थिबाधितता के कारण हैं, तो ये जन्मजात भी हो सकते हैं, दुर्घटना या बीमारी के कारण भी अस्थिबाधिता हो सकता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधियां कौन सी है, तो गतिवर्धन विधि, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम या विशिष्ट कक्षाएं जो विधियां होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है और काफ़ी उच्च गति से सीखने वाले, सृजन करने वाले वे बच्चे होते हैं। सीएटी परीक्षण है, तो यह बच्चों के लिए सीएटी परीक्षण का उत्पन्न किया गया और यह भी एक व्यक्तित्व परीक्षण का ही मापन करता है। अगला पॉइंट, वाक दोष के प्रकार, तो ये 6 प्रकार के वाक दोष होते हैं। 6 प्रकार के वाक दोष देखने को मिलते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि और इंद्रिय मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती है, कथन हेवेंट एंड द 4 नेंस ने ये कहा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय का आत्मबोध है, यह कथन रुथ स्ट्रेंग का है। तो ध्यान रखिएगा, परामर्श का उद्देश्य होता है आत्म परिचय या आत्मबोध है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और हमारा अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित होता है स्वास्थ्य निर्देशन। ठीक, स्वास्थ्य के बारे में निर्देश किया जाता है। अगला पॉइंट, मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया था। तो उन्होंने क्या आधार बताया था कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के आधार पर उनका मापन या पहचान किया जा सकता है, जो सामान्य और विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अगला पॉइंट, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। ये परिभाषा भी किसकी है, तो आर्थर जे जोन्स जी का है। तो ध्यान रखिएगा, परिभाषा तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। सब वैज्ञानिक अपने अपने मत के बारे में, हर पॉइंट के बारे में बताए गए होते हैं, तो उनके अनुसार अगर प्रश्न पूछता है तो वो परिभाषाएं तो आपको याद ही करना पड़ता है। अगला पॉइंट, निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो लिखित निर्देशन वह निर्देशन के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछेगा कि कौन सा निर्देशन का प्रकार है और एक नहीं रहेगा, उसमें से आपको चुनना रहता है। पॉइंट नंबर अगला, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से निर्देशन और परामर्श देने की जो प्रारंभ व्यवस्थाएं वो प्रारंभ होनी चाहिए। निम्न स्तर की शिक्षाओं में या प्राथमिक स्तर की शिक्षाओं में इसका प्रारंभ करना उचित नहीं होता है। परामर्श से संबंधित उपकरण है तो संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण होता है। जब आप किसी भी व्यक्ति को परामर्श देते हैं तो जब तक उसके बारे में संचित अभिलेख नहीं जान लेंगे, साक्षात्कार उससे बातें नहीं कर लेंगे, उसकी आत्मकथाओं के बारे में, मतलब कि उसके बारे में आप निरीक्षण नहीं कर लेंगे, फिर आप परामर्श नहीं दे सकते। तो इन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है अगर आप परामर्श देते हैं तो। अगला पॉइंट, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जा सकती है तो निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा समस्यात्मक बच्चे की पहचान किया जा सकता है। तो इतना चीज तो आपको पता ही होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, सामूहिक परीक्षण होता है तो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है सामूहिक परीक्षण। ध्यान रखिएगा, ब्रेन लिपि उपयोगी है तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो ब्रेन लिपि का प्रयोग किया जाता है, लुई ब्रेन के नाम पर ब्रेन लिपि का जन्म हुआ था। फ्रांस के एक फेमस वैज्ञानिक थे, इन्होंने अंधों बालकों को पढ़ाने का व्यवस्था प्रारंभ किया था जिसे ब्रेन लिपि कहा जाता है। अगला पॉइंट, पिछले बालक की पहचान हेतु परीक्षण है
तो सामान्य बुद्धि, मानवीकृत उपलब्धि व नैदानिक परीक्षण के द्वारा आप पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। V.N. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है तो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, जो वंचित बालक होते हैं उनकी ये लक्ष्य नहीं होता है। अगला पॉइंट बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है तो मनोविश्लेषण विधि, मनोवैज्ञानिक एवं परिवीक्षण विधि जो है बाल अपराधी बालकों के उपचार की ये विधियां मानी जाती है। अगर बालक कोई अपराधी है तो मनोविश्लेषण विधि के माध्यम से उसके बारे में जानिए, उसको वैज्ञानिक विधियों के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं, फिर उसका समाधान आप इन विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं तो सामान्य बालक जो होते हैं वो विशिष्ट वर्ग के बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं। विशिष्ट वर्ग के बालक के अंतर्गत दो ही आते हैं, या तो वो 140 से ऊपर वाली एबो वाली बुद्धि वाले होते हैं या 80 से नीचे वाली बुद्धि वाले बालक ही होते हैं। अगला पॉइंट मनोविश्लेषण विधि के जनक तो सिगमंड फ्रायड महोदय जी हैं और इन्होंने मनोविश्लेषण विधि का जनक इनको कहा जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है तो वह देहरादून में एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है। दृष्टिबाधितों के लिए यह संस्थान काफी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट ब्रेन लिपि का विकास लुई ब्रेन, मैंने बता चुका हूं, फ्रांस में लुई ब्रेन ने इसका विकास किया था। सामयिक शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। सामयिक शिक्षा है एक शिक्षा प्रणाली होती है सामयिक शिक्षा, जिसमें हर वर्ग के बच्चों को एक ही स्थान पर शिक्षा एक समान एक तरीके से दिया जाता है। सामान्य या दिव्यांग छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो सामयिक शिक्षा में प्राप्त करते हैं। सामयिक शिक्षा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, उसी के रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं। सर्वप्रथम सामयिक शिक्षा की संकल्पना थी विशिष्ट छात्रों के लिए सामयिक शिक्षा की संकल्पना थी सर्वप्रथम, लेकिन धीरे धीरे सबको इसमें इंक्लूड करता गया। सामयिक शिक्षा है तो सामान्य के साथ विशिष्ट बालकों के लिए यह सामयिक शिक्षा होती है। सामयिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ कनाडा और अमेरिका में, इसका सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। अब चलते हैं अगले पॉइंट, और अगला पॉइंट है कि सामयिक शिक्षा स्वीकार नहीं करता तो विशेष विद्यालय या कक्षा जो विशेष होती है बच्चों के लिए, विशेष बच्चों के लिए होती है, तो वो ये चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इसमें हर वर्ग के हर बच्चे, चाहे वो मंद बुद्धि का हो चाहे वो विशिष्ट बुद्धि का है, एक ही साथ उनको शिक्षा दिया जाता है। अगला पॉइंट, अशक्त बच्चों की मित्रता सामान्य बच्चों से कराई जाती है, किसमें, तो वो सामयिक शिक्षा में ही कराई जाती है। अगला पॉइंट, शिक्षक को प्रयास करना चाहिए सहयोग भावना बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर विकास करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए शिक्षक को। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि सहयोग भावना बढ़ाने का तरीका है कि खेलों का आयोजन करेंगे तो इसमें सहयोग भावना बढ़ाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका माना जाता है। अगला पॉइंट, विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करने से होता है सहयोग भावना का विकास। अगर विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करेंगे तो उसमें सहयोग की भावना का जो है विकास होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग भावना आवश्यक है तो वो सामयिक शिक्षा के लिए सहयोग भावना एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और सामयिक शिक्षा की प्रथाएं हैं तो एक शिक्षा, एक निरीक्षण, स्थिर और गूढ़ शिक्षा, समांतर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा और सामूहिक शिक्षा, ये सामयिक शिक्षा की प्रथाएं होती हैं। सामयिक शिक्षा में इसी तरह शिक्षाएं दिया जाता है। जैसे एक एक चीज़ों पर बात हुआ है, देखिए, एक शिक्षक शिक्षा देता है तथा दूसरा शिक्षक निरीक्षण करता है, यह एक शिक्षक एक निरीक्षण के अंतर्गत कहा जाता है। यानी कि एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षा प्रदान करता है, दूसरा शिक्षक बच्चों को निरीक्षण करता है, घूमता रहता है, बीच में फेरी लगाता रहता है कि कौन बच्चे का ध्यान शिक्षा के प्रति, यानी कि जो शिक्षक बता रहा है उसके प्रति है या नहीं। अगला पॉइंट, कक्षा को अनेक भागों में बांटकर मुख्य शिक्षक शिक्षण करता है तथा दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे दलों की जांच करता है, तो यह स्थिर और गूढ़ शिक्षा में
आता है। यानी कि एक शिक्षक स्थित होकर शिक्षा को कई वर्गों में बांट देता है और दूसरा शिक्षक जो होता है वह घूर्णन कर शिक्षा या अभिलेखों का, उनके ज्ञान का, उनका मूल्यांकन या शिक्षा जो भी कह सकते हैं वह उसका जांच करता है इसके अंतर्गत। तो ये थे हमारा पाठ तीसरा सामवेशी शिक्षा का, ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब अगला हमारा जो पॉइंट आएगा, मतलब वीडियो आएगी, वो पार्ट 4 होगी, उसके बाद सामवेशी शिक्षा भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।